लो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका मैं आपके ही चैनल पे स्वागत करूंगा। माई क्या, सब कुछ आपका ही है। आप हमारे बच्चे हो, आपका ही चैनल है, तो आपका स्वागत करता हूं मैं बेटा आपके ही चैनल बिलियन एजुकेशन में। आज बेटा बहुत इंटरेस्टिंग दिन है। सर आपका जन्मदिन है? अरे भक्त, जन्मदिन थोड़ी है मेरा। आज क्या इंटरेस्टिंग दिन है या क्या बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज बेटा क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, इस चैप्टर को अगर तुमने नहीं समझा तो ऑर्गेनिक तुम जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सही बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जीओसी के नाम से भी जाना जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है चैप्टर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अगर इस चैप्टर को स्ट्रांग कर लिया, बिल्कुल बाहुबली की तरह स्ट्रांग अगर आपका क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपकी ऑर्गेनिक 2 साल स्ट्रांग ही रहेगी। और अगर आपने इस चैप्टर में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ किया कि आपको सर जीओसी समझा ही नहीं, सर बेसिक प्रिंसिपल समझा ही नहीं, तो आप ऑर्गेनिक में कभी मास्टरपीस नहीं बन पाओगे। अगर आपको ऑर्गेनिक में मास्टरपीस बनना है तो ये चैप्टर आपके लिए बैकबोन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी। और मैं आपको इसमें स्ट्रांग बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस चैप्टर को भी धुआं धुआं करेंगे। एकदम आपको क्वेश्चन देखते ही याद आएगी मेरी, अरे जो सर ने क्लास में करा दिया था, ऐसा ही सेम कंसेप्ट बताया था सर ने, तो आपको तुरंत वहां पे मेरी याद आएगी। बट मुझे ज्यादा याद मत करना, क्योंकि मैं दिल में आता हूं बट आपके समझ में कभी नहीं आऊंगा। हाँ, केमिस्ट्री में आप मुझे समझ जाओगे, बाकी आप वहां पे क्वेश्चन करिएगा, मुझे याद करके अपना समय बर्बाद मत करिएगा। पता चले आप मुझे ही याद कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ दिया। ऐसा नहीं करने का, ठीक है? तो अपने को बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, एकदम फुल एनर्जी के साथ करना है और हंसते खेलते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि सर सर बहुत कठिन चैप्टर है क्या, सर डरा रहे हो। यार बहुत आसान है। बेसिक बेसिक बातें होती हैं जो आप इग्नोर करते हो, वही इग्नोर करना छोड़ दो। ये चैप्टर आपका है और इस चैप्टर को मैं आपको आपका बना ही दूंगा। लेकिन आप एक भी वीडियो मत मिस करिएगा, एक एक चीज को आराम से देखिएगा। आपको आपके बोर्ड के हिसाब से, एमएसटी सीटी के हिसाब से जितनी बातें हैं सब आपको प्रॉपर पैकेज मिलेगा यहां पे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, क्योंकि बहुत बेसिक सा नाम ही देखो, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो चीज बेसिक्स होती हैं वही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है बेटा तो आपका जो न्यू है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वो वीक है तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी कर सकते। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आप और हम मिलके स्टार्ट कर देते हैं ये बाहुबली सीरीज, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट नहीं समझा या बहुत अच्छा समझ में आ गया, मजा ही आ गया बिल्कुल आपको। चलिए स्टार्ट करें। आपकी और हमारी एनर्जी बिल्कुल सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। वीडियो को देखते समय आप कोई दूसरे टैब मत खोलें, इंस्टाग्राम ना चलाएं, फेसबुक ना चलाएं, स्नैपचैट ना चलाएं, ठीक है? उसके लिए भी अलग टाइम दीजिए, इसके लिए अलग टाइम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें बेटा जो सबसे पहले बात आती है, आइए पहली स्लाइड लेते हैं। आइए कि यार देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सर क्या बेसिक से स्टार्ट करोगे, नाम ही बेसिक है चैप्टर का। आप क्या आप इसमें भी कुछ बेसिक करोगे? हाँ करेंगे ना भाई। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो पहले अपन डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको हैं। आइए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन क्या दिया गया बेटा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को बेटे क्या बोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर हाइड्रोकार्बन आपने 10th में पढ़ा होगा, एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आपने मीथेन का नाम सुना होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथीन, एल्कीन, देखिए केवल किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे अल्काइन, जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये देखिए ये, तो ये भी क्या है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये हो गया आपका अल्केन, ये हो गया आपका एल्कीन, ये हो गया आपका अल्काइन। अल्काइन ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर। अब बात है सर, ठीक है सर, कार्बन हाइड्रोजन ही केवल है तो हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर आपने ये क्या लिखा है, इट्स डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब क्या, आइए समझाते हैं आपको। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका RH। आर का मतलब रेस्ट पार्ट, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर का मतलब होता है रेस्ट पार्ट, तो एल्काइल ग्रुप, तो RH से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये हाइड्रोकार्बन है, इसका डेरिवेटिव बनाना है, यानी डेरिवेटिव क्या होगा, अगर आप इसी H को हटा के कोई ग्रुप लगा दीजिए। अब अगर वो ग्रुप मान लीजिए आपने लगा दिया OH, आपने वो ग्रुप लगा दिया NH2H को हटा के, आपने ग्रुप लगा दिया COOH, ऐसा, तो आपको क्या करना है, इस G की जगह ये ग्रुप लगा दीजिए, नहीं H को हटा के कोई ग्रुप लगा दीजिए, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो G की जगह अगर आप OH लगा दोगे तो ये जो कंपाउंड बना है ये है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। भाई हाइड्रोकार्बन क्या था बेटा, RH, तो ये हाइड्रोकार्बन, मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, तो बात आती सर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के सिवा कुछ होते नहीं, अरे नहीं, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, बट कार्बन हाइड्रोजन इज द मस्ट। कार्बन और हाइड्रोजन के बिना कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता, कार्बन और हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन से केवल बना है तो ऑर्गेनिक है, या फिर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है तो वो भी ऑर्गेनिक है। हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन RH, अगर इसी H को हटा के कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे OH लगा दिया तो ROH, इसको आप बोलते हो ना अल्कोहल, दारू, अल्कोहल धरती का अमृत, हाँ, अल्कोहल धरती का
अमृत है। अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अल्कोहल, सारे अल्कोहल बेटा पॉइजनस होते हैं, बट मिथाइल अल्कोहल आर हाईली पॉइजनस, क्योंकि वो आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, आपको अंधा कर देता है, फाइनली आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी पीने का तो मिथाइल अल्कोहल गलती से मत पी लेना भाई। चलो, आर जी की जगह लगा दिया NH2, तो ये क्या हो गया आपका अमीन्स। ये सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बना रहा हूं। जी की जगह COOH, सब लोग जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन तो होता ही होता है, लेकिन उसके डेरिवेटिव भी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको क्या डेफिनेशन क्लियर हुई, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती कैसे है, तो जरा इसका हिस्टोरिकल अप्रोच समझते हैं। आइए आइए आ जाइए आ भी जाइए, यूं न रह रह के हमें यूं तड़पाइए। हाँ, सॉरी गाना निकल गया, कोई बात नहीं, चलेगा, गाते रहेंगे। चलो, अब क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल अप्रोच पे जाए ना, तो सबसे पहले वाइटल फोर्स थियरी आई थी। वाइटल फोर्स थियरी बहुत पहले की बात, जिसको बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। इनका क्या मानना था बेटा कि ये क्या बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में बना ही नहीं सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वाइटल फोर्स लिविंग चीजों से ही बन सकता है, किसी नॉन लिविंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया ही नहीं जा सकता। इनका क्या मानना था बर्जीलियस का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओनली सिंथेसाइज बाय नेचर, नेचर अपने आप बनाएगी, लिविंग चीजों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। यू नेवर प्रिपेयर्ड एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, इनका मानना था। अभी नाम था वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में ही मिलते हैं, उसको हम लैब में नहीं बना सकते, ऐसा कौन बोलता था, बर्जेलियस। थियरी का नाम वाइटल फोर्स थियरी। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने इस मिथ को खत्म कर दिया और उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड यूरिया को लैब में बना के दिखा दिया और वाइटल फोर्स थियरी की वाट लगा दी। मतलब ऐसा नहीं था कि इनका क्या मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल किससे बनते हैं, नेचर में अपने आप बनते हैं, लिविंग चीजों से बन सकते हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते। इसका मानना था बर्जीलियस का। लेकिन वोहलर आए, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोहलर, वोहलर ने क्या किया, वोहलर एक साइंटिस्ट थे, ही प्रिपेयर्ड, सॉरी, वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन लैब बाय हीटिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। मतलब आपके वोलर साहब ने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना के दिखा दिया। कैसे, अमोनियम साइनेट की हीटिंग से। यह है अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
उसको इन्होंने हीट करके बना दिया यूरिया NH2CO NH2, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी टीटी वगैरह में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन लैब, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन लैब, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में पहली बार बनाया गया? तो आंसर विल बी यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। किसने बनाया? वोहलर ने बनाया, फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया। और वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया। वाइटल फोर्स का क्या मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी लैब में बन ही नहीं सकते, वो केवल नेचर में डायरेक्ट मिलते हैं, लिविंग चीजों से ही बन सकते हैं। बट फ्रेडरिक वोहलर ने इस मिथ को खत्म किया। उन्होंने बोला नहीं, अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट करके यूरिया बना दिया। अच्छा एक बात देखो, यहां पे देखिए क्या हुआ है, ये NH4 है, एक नाइट्रोजन यहां पे, दो नाइट्रोजन, यहां देखो NH4 से मैंने NH2 को निकाला, C और O को एक साथ लगाया, और फिर दो H जो बचे थे यहां NH2। यानी इस हीटिंग में क्या हुआ है? केवल रीअरेंजमेंट हुआ है, एटम की अदला बदली हुई है, पोजीशन बदला है, बस रीअरेंजमेंट हुआ है। जिससे एक बात और कंफर्म होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म होती है। आइसोमर क्या होता है? अगर ध्यान से देखो तो क्या ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, उनको आइसोमर बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में ये क्या हुआ है हीट करने से? केवल रीअरेंजमेंट, केवल एटम ने अपनी पोजीशन वगैरह को चेंज करके यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो वोहलर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे कोलबेज, उन्होंने क्या किया, अपने एलिमेंट से एसिटिक एसिड को बना दिया। तो अगला जो पॉइंट आता है कोलबेज, अगले साइंटिस्ट थे अपने पास कोलबेज। प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड, प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन दिख गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बाइकार्बोनेट्स वगैरह। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, यानी इनके एलिमेंट से मिला के उन्होंने क्या बना दिया? कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोलवेज ने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड को उनके एलिमेंट से। चलो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, वाइटल फोर्स बताया, वोहलर की बातें बताया आपको, कोलवेज ने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया अपने एलिमेंट से, वो तो मॉलिक्यूल को हीट कर रहे थे, एलिमेंट से ही बना डाले। अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा नेचर में लार्ज नंबर में मिलते हैं, लाखों करोड़ों, ठीक है, बिलियन ट्रिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में इतने ज्यादा क्यों मिलते हैं, इसकी वजह क्या होती है? तो वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स इन लार्ज नंबर इन द नेचर, आइए इस क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड occurs in large number in nature, नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा मिलते हैं, लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं कम बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। कार्बन भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है। तो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते क्यों हैं? लाखों का, दवाओं में देखो, मेडिसिन में देखो, हर जगह ऑर्गेनिक भरा हुआ है, फूड इंडस्ट्री में देखो, हर जगह ऑर्गेनिक है। तो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने की वजह क्या है? तो इसका आंसर अगर बताऊं, इट इज ड्यू टू अ यूनिक टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। इसका आंसर क्या बनेगा? इट इज ड्यू टू अ यूनिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी of carbon
कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है समझाता हूं। कैटेनेशन, कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, जिसकी वजह से हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं, लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। उसका रीजन है कार्बन की एक यूनिक, ये आपका एमएसटीसीटी के हिसाब से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि कैटेनेशन की वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड नेचर में अवेलेबल होते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये कैटेनेशन है क्या? बोल रहे हो कार्बन की प्रॉपर्टी कैटेनेशन, जिसकी वजह से लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है, तो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती क्या है, आइए समझाते हैं। कैटेनेशन का मतलब होता है बेटा सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी यानी खुद के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज। कार्बन की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो इनफाइनाइट है, उसको ऊपर वाले का वरदान प्राप्त हुआ है, जाओ तुम बैक टू बैक जुड़ते चले जाओ, कोई रोकने वाला तुमको यहां पैदा नहीं हुआ है। तुमको जैसे फास्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी केवल 4 होती है, यानी बैक टू बैक 4 ही फास्फोरस आपस में आप जोड़ सकते हो। फास्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी केवल 4, यानी बैक टू बैक 4 ही फास्फोरस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, बस एक साथ 5 फास्फोरस बैक टू बैक कनेक्ट नहीं हो सकते। सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी S8, 8 सल्फर आप बैक टू बैक कनेक्ट कर सकते हो बस। लेकिन कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी इनफाइनाइट होती है, आप बैक टू बैक कितने भी कार्बन को लगाते चले जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं हुआ है। जैसे मतलब कार्बन 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 कार्बन, मेरा बोर्ड कम पड़ जाएगा, आपका घर कम पड़ जाएगा, दीवार कम पड़ जाएगी घर की, कितने भी कार्बन को कैसे भी जोड़ते चलो। यूनिक टेंडेंसी होती है बैक टू बैक बॉन्ड बनाने की, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कैसा भी बनाओ जोड़ते चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो कार्बन के पास एक यूनिक टेंडेंसी होती है कैटेनेशन की, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन बैक टू बैक आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर नेचर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बात नहीं कहते भाई, सल्फर तुम बैक टू बैक सिर्फ 8 ही सल्फर कनेक्ट हो सकता है, लेकिन कार्बन इनफाइनाइट कार्बन को आप कैसा भी कनेक्ट करते चले जाओ। तो यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं खुद के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, ठीक है, खुद के साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी। कार्बन खुद के साथ इनफाइनाइट नंबर में जुड़ सकता है, इसीलिए इतने लार्ज नंबर में कंपाउंड आपके पाए जाते हैं नेचर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और डालता हूं, कैटिन कार्बन सो स्ट्रॉन्गेस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू, क्या वजह है, कार्बन में ऐसा यूनिक क्या है जो उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है? सल्फर और फास्फोरस को बीट नहीं कर पा रहे, उसको भगवान का वरदान मिल गया, जाओ कार्बन इनफाइनाइट नंबर में जुड़ते चले जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, जितना मन करे जुड़ते चलो, बैक टू बैक जुड़ते चले जाओ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह, कार्बन के पास ऐसा कौन सा गुण है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इनफाइनाइट नंबर में कार्बन जोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, व्हाई कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। आइए इसको भी, इस रहस्य को आपको बता देता हूं, व्हाई कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। कार्बन के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी क्यों होती कैटेनेशन की? तो उसकी 3 वजह होती हैं। वजह नंबर 1, जो जी रहा हूं वजह तुम, पहली वजह क्या?
वाई कार्बन है स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म टू कैटिनेशन, क्या वजह है बेटा? सर वजह तुम हो, अरे नहीं, 3 वजह है उसकी, सुनो। पहली वजह क्या है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट हैज टेट्रावैलेंट, इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, इट इज टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है बैक टू बैक, यानी क्या है, टेट्रावैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना, याद कर लो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हाँ मुझे पता है तुम लोग बहुत सारे बॉन्ड बना लेते हो, पूरे जीवन काल में पता नहीं कितने बॉन्ड बनते हैं, रियल बॉन्ड कब बनता है? शादी के बाद, बाकी तुम बॉन्ड बनाते रहते हो, तोड़ते रहते हो। आओ, इट इज टेट्रावैलेंट, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आई, इट इज टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब समझो, मान लो ये एक कार्बन है, ये 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब ये कार्बन भी अगले 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन भी 4 के साथ बना सकता है, ऐसा। तो बहुत सारे कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की। भाई हाइड्रोजन की इतना कैटिनेशन क्यों नहीं शो कर रहा? भाई हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन। अब तुम ऐसा बोलो कि सर 2 बॉन्ड, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसीलिए इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सेकंड रीजन, कार्बन हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, यानी कार्बन के पास एक यूनिक टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, यानी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इवन खुद के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी क्या है, इट हैज यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं, डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं, इसीलिए कार्बन के कंपाउंड काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसका साइज छोटा है, इसीलिए ये आपके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी। तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होता है वो होता है कि जब कार्बन बैक टू बैक बेटा जुड़ते चले जा रहे हैं ना, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन और कार्बन का, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। अगर बैक टू बैक तुम जुड़ते जा रहे हो और स्ट्रांग बॉन्ड बनाते जा रहे हो, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसीलिए क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन और कार्बन की काफी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी कार्बन और कार्बन बॉन्ड की क्या होती है, आर हाई, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, इसीलिए सिस्टम क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। भाई बैक टू बैक में जुड़ता चला जाऊं, बैक टू बैक में जुड़ता चला जाऊं और लेकिन मेरा बॉन्ड वीक बन रहा है, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं इनफाइनाइट नंबर में जुड़ सकता हूं, और जब मैं जुड़ रहा हूं तो मेरा बॉन्ड भी क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रांग बन रहा है, इसका मतलब मैं स्टेबल भी रहूंगा। तो कैटिनेशन, जो कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, वो इतनी स्ट्रांग क्यों है, उसकी ये 3 रीजन आपको ध्यान रखने हैं। पहला, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। दूसरा, कार्बन के पास एक यूनिक टेंडेंसी होती है खुद के साथ और दूसरों के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। और जो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो ये 3 वजह होती है क्या, कि वाई कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू कैटिनेशन। अच्छा, तीसरी बात, अगर तो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दो एटम के बीच जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब क्या सर, जैसे मैं बोलूं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है,
कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स वहां ज्यादा है तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कुछ ऐसा। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ या इसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब बताओ, दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सिंगल बॉन्ड है तो दो एटम के बीच अट्रैक्शन कम है। दो एटम बीच डबल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ज्यादा है दो एटम में। दो एटम बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन और ज्यादा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। या आप सिंपल बताओ, दो एटम बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आराम से तोड़ दोगे। दो एटम बीच डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, मैं एक पतली सी स्टिक दे दूं, एक स्टिक तोड़ दोगे। मैं दो स्टिक दे दूं तो तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगी। मैं तीन स्टिक दे दूं तो तोड़ने में इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं दो एटम के बीच में वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आज अपन ने आपके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया, जहां मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनाए गए, लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में पाए क्यों जाते हैं, कैटिनेशन की वजह से, कैटिनेशन क्यों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कार्बन का, ये सब समझाया। अब अगले लेक्चर में अपन लोग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सब सीखेंगे। आप बिल्कुल बने रहिए। इस चैप्टर को थोड़ा भी बेटा इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीख गए तो ऑर्गेनिक तुम्हारी एकदम स्ट्रांग, आराम से उड़ा दोगे ऑर्गेनिक को। इस चैप्टर को तुमने खराब किया तो ऑर्गेनिक आप कभी भी अच्छी आप नहीं कर पाओगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको इसके आगे का कंटेंट दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, दुआओं में याद रखिएगा, धन्यवाद।